Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 15th of unit number 3rd, that is building process. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि बिल्डिंग प्रोसेस की डेफिनेशन क्या थी, क्लासिफिकेशन क्या थे और उसके मेटलर्जी के बारे में भी देखा था कि यानी कि उसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो आज हम देखते हैं कि गैस वेल्डिंग क्या होती है। तो ओके, इट इज़ अ प्रोसेस और सॉरी इट इज़ अ कैटेगराइज अंडर द फ्यूजन प्रोसेस। तो हमारा फ्यूजन प्रोसेस का सबसे पहला जो सब टाइप था वो था गैस वेल्डिंग। तो आज हम लेक्चर में वही देखने वाले हैं। सो गैस वेल्डिंग मोर स्पेसिफिकली इसे कहा जाए तो इसे कहते हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग यानी कि इसमें दो आप गैसेस का यूज़ कर रहे हो, पहला है ऑक्सीजन और दूसरा है एसिटिलीन। So in this case, heat required for melting and the joining of the plate is obtained by the burning of oxyacetylene gas mixture. तो हम ज्वाइन करने के लिए जो हीट प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो वो हीट प्रोड्यूस करने वाले हैं हम इस गैस को बर्न करके। तो इस गैस में कौन सा मिक्सचर है, एक ऑक्सीजन का और दूसरा एसिटिलीन गैस का। तो यहाँ पे एक फिगर आप ये नोट डाउन कीजिए। ओके, तो देखिए ये पहला सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है O2 का यानी कि ऑक्सीजन का, और ये दूसरा दिखाई दे रहा है कि एसिटिलीन गैस का यानी कि C2H2। ओके, ये दोनों का मिक्सर जा रहा है ये टॉर्च बॉडी में। ओके, ये दोनों का मिक्सर जा रहा है टॉर्च बॉडी में, और ये कुछ मिक्सर है यानी कि डेफिनेशन डेफिनेटली क्या होगा, इसका कुछ रेशो होगा या फिर इसका कुछ रेशो होगा, बराबर है ना। जैसे अम, आप चाय बनाते हो तो चाय में डेफिनेटली आपको कुछ हद तक ही पानी डालना होता है, कुछ हद तक ही उसमें चाय पत्ती डालनी होती है, कुछ हद तक ही उसमें शुगर डालनी होती है। अगर इसका प्रपोर्शन अगर आप गलत डाल दो तो आपका चाय अच्छा नहीं बनेगा। तो उसी तरह से अगर ये ऑक्सीजन का और एसिटिलीन का मिक्सचर अलग अलग आप कर दो तो इसका डेफिनेटली जो रिजल्ट होगा वो अलग होगा। ओके, तो आप इसमें यहाँ पे नोट डाउन कीजिए कि दो अलग सिलेंडर है, जिसमें एक में है ऑक्सीजन गैस, दूसरे में है एसिटिलीन गैस, और यहाँ पे एक टॉर्च बॉडी दिया गया है जिसमें आप ये दोनों का अलग अलग मिक्सचर बना रहे हो। ओके, इसके साथ साथ आपको इस सिलेंडर के कलर कोडिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली कौन से कलर का सिलेंडर में कौन सा गैस होता है। तो आपका जो ब्लैक कलर का होता है उसे कहते हैं, सॉरी उसमें होता है ऑक्सीजन गैस। ओके, ब्लैक कलर का जो सिलेंडर होता है उसमें होता है ऑक्सीजन गैस, और जो रेड कलर का सिलेंडर होता है या फिर मरून कलर का सिलेंडर होता है उसमें होता है एसिटिलीन गैस। तो आपको इसमें से इसके कलर कोडिंग पे से आइडेंटिफाई करना है कि दोनों सिलेंडर में एक्चुअली कौन सा गैस फिल किया गया है। ये बाहर लिखा नहीं होता है, इसमें आपको कलर कोडिंग में ही आपको इसमें ध्यान देना होता है। ओके, उसके बाद आता है अगर कलर कोडिंग ना दिया गया हो तो इसके और दो ऑप्शन है इसके थ्रेड्स पे। ओके, ये जो कॉपर पाइप आपने इसे सिलेंडर के साथ ज्वाइन किया है, इसका जो थ्रेड्स होता है उस पर भी इस पे से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसके सिलेंडर के अंदर कौन सा गैस फिल किया गया है, बराबर है। तो अगर राइट हैंड थ्रेड्स होंगे तो ये होगा आपका ऑक्सीजन का सिलेंडर, और अगर लेफ्ट हैंड के थ्रेड्स होंगे तो ये होगा आपका एसिटिलीन का सिलेंडर। ओके, तो और एक बात टेक्निकली आपको बहुत इम्पोर्टेंट याद रखनी है, वो है कि आपको ऑक्सीजन का जो पाइप है वो कॉपर का यूज़ करना पड़ेगा, नो अदर देन दैट। क्योंकि बाकी के जो मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। तो इसीलिए आपको सेफ्टी पर्पज़ के लिए या फिर उसके लाइफ लॉन्ग के लिए कॉपर पाइप का यूज़ करना है। तो ये है आपके कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस या फिर टेक्निकल पार्ट्स कहिए इस ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग के सेटअप के बारे में। ओके, तो ये जो स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है ये तो बेसिकली आपका पेरेंट मेटल है जिस पे आप ये हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, और उसी वजह से यहाँ पे देखिए पेनिट्रेशन हो रहा है। ठीक है ना, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पेनिट्रेशन क्या होता है और रीइंफोर्समेंट क्या होता है। तो कुछ पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए कि ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन आर ड्रॉन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सिलेंडर बाय फ्लेक्सिबल होस पाइप इनटू द टॉर्च बॉडी। Both these gases mix together in the torch body so that the mixture is passing suddenly higher pressure. When this high pressure mixture is passed through the convergent nozzle, the pressure energy gets into the
velocity energy and the mixture is coming out from the nozzle at very high velocity. ओके तो ये जो आपको यहाँ पे नोजल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये होता है कॉन्वर्जेंट नोजल जो कन्वर्ट करता है प्रेशर एनर्जी को वेलोसिटी एनर्जी में। ओके तो ये जो बाहर आ रहा है आपका हाई वेलोसिटी के साथ ये मिक्सचर आ रहा है। अब अपने पास एक हाई प्रेशर मिक्सचर आपको मिल गया, आउटपुट मिल रहा है। तो अगर आप इस पर एक क्या बोलते हैं उसे, एक बर्निंग अप्लाई देते हो, ये फ्लेम का अप्लाई देते हो, तो इसमें से कंटिन्यूसली फ्लेम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। सो वी हैव सीन दैट द मिक्सचर केम आउट फ्रॉम द नोजल एट वेरी हाई वेलोसिटी। दिस मिक्सचर इज गिवन इनिशियल फॉर बर्निंग, the continuous flame will be produced so that heat available at the mixture is used for melting or joining of the workpiece। तो ये रहा आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। तो ये कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस है आपकी, गैस वेल्डिंग प्रोसेस है। मोर स्पेसिफिकली क्या है तो ये ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग है। तो गैस वेल्डिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ये डिपेंड करते हैं आप उसके अंदर कौन सा गैस यूज़ कर रहे हो। तो ये बेसिक आपका ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग है। ठीक है, तो इसका कुछ रिएक्शंस में के बारे में भी देखते हैं कि कैसे कैसे अंदर रिएक्शंस होती है, एक्चुअली हीट कैसे प्रोड्यूस होता है। तो देखिए C2H2 क्या है आपका, एसिटिलीन है, प्लस आपने इसमें ऑक्सीजन मिला दिया तो आपका आउटपुट मिला आपको 2 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 प्लस हीट। ओके तो इसको आप फिर से 2CO2 को प्लस H2 को यहाँ से फिर से लिख दीजिए, तो इसका आपको आउटपुट मिलेगा 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। ओके तो फिर अगर आप इसको H2 आप इसमें ऐड कर देते हो हाफ ऑक्सीजन के साथ, तो आपका प्रोड्यूस होगा H2O प्लस हीट। तो इस पर से रिएक्शन पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि जब ऑक्सी एसिटिलीन का आप मिक्सर करते हो तो हीट के साथ साथ आपका वाटर फॉर्मेशन भी होता है। देखिए है ना, H2O क्या होता है, वाटर होता है। तो हीट के साथ आपका थोड़ा सा मॉइस्चर भी आपका प्रोड्यूस हो रहा है। सो एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ द 1 यूनिट ऑफ वॉल्यूम C2H2 रिक्वायर 2.5 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम यूनिट ऑफ O2। ओके तो आपको एक कंप्लीट कंबशन करना हो एसिटिलीन गैस का, तो आपको रिक्वायर करना पड़ेगा 2.5 टाइम्स का ऑक्सीजन। ओके इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ आपको, तो अगर आपको 1 लीटर C2H2 को अगर बर्न करना है तो आपको 2.5 लीटर ऑक्सीजन गैस लगेगी। ओके समझ में आपके। So based on this amount of O2 obtained from oxygen gas cylinder, the flame produced can be divided into 3 types। ठीक है, देखिए अब आप मिक्सर आप मैंने पहली बात कहा था आपको कि अगर आप चाय में अगर आपका मिक्सर कम ज़्यादा हो तो आपका चाय ठीक से नहीं बनेगा या फिर कुछ अलग ही बन जाएगा। तो जैसे ही आप ऑक्सीजन का और एसिटिलीन गैस का मिक्सर बनाते हो तो इसका आउटपुट आपको दिखाई देता है उसके फ्लेम के बाद फ्लेम तक। ओके तो जो फ्लेम प्रोड्यूस हुई है उस पर आपको इसका आउटपुट दिखाई देगा। तो जैसे जैसे इसकी फ्लेम आपको दिखाई दे रही है तो उसका आपको टेम्परेचर भी अलग अलग मिलेगा डेफिनेटली। ओके तो आप मान लीजिए कि अगर मैंने ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन गैस को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स कर दिया। ओके मतलब इसका रेशो मैंने क्या किया 1 कर दिया, मतलब ऑक्सीजन भी मैं उतना ही मिला रहा हूँ जितना मैं एसिटिलीन गैस मिला रहा हूँ। तो इसके आउटपुट आपको मिलेगा ये वाला टॉर्च। देखिए ये आपको मिलेगा इनर कोन, ये है आपका आउटर कोन। ओके आउटर कोन में आपको डेफिनेटली टॉर्च का टेम्परेचर कम दिखाई देगा, जहाँ पे आपकी इनर कोन है वहाँ पे आपका टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। ओके देखिए यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रहा है 3260 डिग्री सेल्सियस। देखिए इट्स अ ह्यूज। ओके तो ऑब्वियसली अगर आप किसी मान लीजिए आयरन को अगर आप वेल्ड करना चाहते हो तो आयरन का मेल्टिंग जो पॉइंट है वो काफ़ी हाई है, इट्स अराउंड 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक इसका ये होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो डेफिनेटली आपको इससे ज़्यादा ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा हीट। ठीक है तो आपका टेम्परेचर मैक्सिमम होता है इनर कोर के पास, मिनिमम होता है आउटर कोर के पास। तो आपको ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन दिखाई दे रहा है आप इसे कंसिडर नहीं कर सकते हो, आपको इसके क्या करना पड़ेगा, इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, है ना।
मैक्सिमम टेम्परेचर का और मिनिमम टेम्परेचर का जो एवरेज आएगा, तो आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा न्यूट्रल फ्लेम में आपको कितना टेम्परेचर मिला है। ठीक है, तो ये होता है अराउंड 2000 से 2200 डिग्री सेल्सियस तक का इसका एवरेज टेम्परेचर आपको मिलता है न्यूट्रल फ्लेम में। ओके, तो आपका न्यूट्रल फ्लेम का एप्लीकेशन होता है फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल को ज्वाइन करने के समय। ठीक है, अगर आप कोई फेरस या फिर नॉन फेरस मटेरियल को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको फ्लेम कैसा रखना पड़ेगा, न्यूट्रल रखना पड़ेगा। और न्यूट्रल फ्लेम रखने के लिए आपको दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल रखना पड़ेगा, यानी कि इसका रेशो इक्वल रखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा। ये प्रोसेस जो होती है न्यूट्रल फ्लेम की, ये आप एक्सेप्ट ब्रास में नहीं यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर ब्रास को आप वेल्ड करना चाहते हो तो आपको न्यूट्रल फ्लेम नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ब्रास में अगर जो प्रोड्यूस हो, ब्रास कैसे बनता है, देखिए जिंक और टीन से, जिंक और टीन से जो बनता है वो होता है ब्रास। अगर जिंक को आप हाई प्रोड्यूस टेम्परेचर दे दोगे, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका 2000 से 2200 डिग्री सेल्सियस, आप अगर जिंक को टेम्परेचर दे दोगे ना तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। इसलिए आप इस फ्लेम को इस एप्लीकेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको अगर ब्रास वेल्ड करना हो तो आपको डेफिनेटली इस फ्लेम का टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ओके, तो दूसरे फ्लेम का टेम्परेचर का टाइप देखते हैं हम, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इसमें होता है आपके ऑक्सीजन का क्वांटिटी ज़्यादा होता है और एसिटिलीन का कम होता है, तो इसका रेशो होता है ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय एसिटिलीन इक्वल टू 1.15 to 1। ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर देन दी 1। ओके, तो इसमें आपको टेम्परेचर थोड़ा सा कम दिखाई देगा, 1800 डिग्री सेल्सियस तक आपको इसका मिल जाएगा। ओके, आउटर कोन और इनर कोन में आप डिफरेंस देख सकते हो। तो इट इज़ यूज फॉर ज्वाइनिंग द ब्रास वर्क पीस। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम आप क्या नहीं ब्रास के वेल्ड के लिए यूज कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट यूज फॉर द वेल्डिंग ऑफ स्टील एंड द एल्यूमिनियम। ओके, क्यों? क्योंकि अगर आप इसे स्टील का यूज़ करोगे वेल्ड करने के लिए तो स्टील का सरफेस आपका ठीक से वेल्डिंग नहीं होगा, या फिर आपको स्पैटर्स दिखाई देंगे। ओके, तो बेटर सरफेस फिनिशिंग नहीं देता है अगर आप स्टील को वेल्ड करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज़ कर रहे हो तो। दूसरी बात, एल्यूमिनियम क्यों यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अगर आप एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम अप्लाई करोगे तो ये जो एल्यूमिनियम होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए ये आपको एल्यूमिनियम के साथ भी यूज़ नहीं करना है। ओके, तो आपको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज़ करनी है ब्रास वर्क के लिए, न्यूट्रल फ्लेम यूज़ करनी है फेरस मटेरियल के लिए एक्सेप्ट ब्रास। उसके बाद आता है कार्बोराइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम। तो इसमें ऑक्सीजन का प्रमाण कम होता है और एसिटिलीन का प्रमाण ज़्यादा होता है। ओके, इसका रेशो होता है 0.85 से लेके 0.95, मतलब स्लाइटली लेस देन दी 1। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टी का आपका जो एवरेज है वो 1800 से 1900 का डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये 3 फ्लेम के टाइप्स है, 3 के फ्लेम के टाइप्स डिपेंड करते हैं इस दोनों के रेशो पर। ओके, इस दोनों के रेशो पर। तो ये रहे आपके 3 टाइप्स। उसके बाद कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस आते हैं, कुछ फ्लक्स होते हैं। देखिए फ्लक्स क्या होता है, ड्यूरिंग गैस वेल्डिंग ऑपरेशन द वेल्डर इज पीरियडिकली रिमूव द फिलर रॉड फ्रॉम द वेल्डिंग जोन एंड द डिपिंग इनटू द पाउडर कॉल्ड एज अ फ्लक्स पाउडर। ओके, जो वेल्डर होता है वो बार बार क्या करता है, जो फिलर रॉड है उसे वहाँ से रिमूव करता है वेल्डिंग जोन के दूर से और डिप करता है एक पाउडर में, तो इस पाउडर को कहते हैं फ्लक्स पाउडर। तो इसका यूज़ क्यों किया जाता है, देखिए इसके फंक्शन से। पहली बात तो टू डी ऑक्सीडाइज दी मोल्टन मेटल, बराबर है। अगर जो मोल्टन मेटल सडनली आपका मेल्ट हो रहा है वो अगर ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा तो उसका ऑक्सीडाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो आपको ऑक्सीडाइजेशन, इट इज़ नॉट अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी फॉर दी मटेरियल, आपको ऑक्सीडाइजेशन नहीं करना है उसका, तो इसलिए आपको उसको एक फ्लक्स पाउडर यूज़ किया जाता है टू डी ऑक्सीडाइज दी मोल्टन मेटल। उसके बाद इट एब्जॉर्ब्स द गैसेस प्रेजेंट इन दी वेल्ड जोन, तो वेल्ड जोन के पास जो गैसेस प्रोड्यूस होती है वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से वेल्डर को हार्म नहीं होता है और ना ही उसके सराउंड को होता है। उसके बाद तीसरा फंक्शन है ये फ्लक्स यूज करने का, टू प्रोवाइड द स्लैग ओवर द वेल्ड बीड फॉर प्रोटेक्टिंग द वेल्ड बीड फ्रॉम द एटमोस्फेरिक कंटेमिनेशन। तो ये क्या कहता है, जैसे भी पाउडर इसके कांटेक्ट में आ जाता है तो एक स्लैग प्रोड्यूस करता है, यानी कि कवरिंग प्रोड्यूस करता है
बिड के ऊपर, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन की वजह से, है ना। आप देखिए एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसेस होती है प्रेजेंट। अगर ये अलग अलग गैसेस इस वेल्डिंग मेटल के साथ अगर रिएक्ट हो जाए तो इसका बाय प्रोडक्ट कुछ और भी बन सकता है। तो इसलिए ये फ्लक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस गैस वेल्डिंग प्रोसेस। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज होने चाहिए। देखिए द डेंसिटी ऑफ द फ्लक्स मस्ट बी लेस देन द डेंसिटी ऑफ द पैरेंट मेटल। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों के डेंसिटी सेम होंगे तो ये क्या होगा, मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। अगर पैरेंट मेटल की डेंसिटी कम रखे हम तो क्या होगा, ये डेंसिटी पैरेंट मेटल आपका नीचे आ जाएगा और फ्लक्स मेटल उससे अलग हो जाएगा, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्लक्स मस्ट बी लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पैरेंट मेटल। तो आपका पैरेंट मेटल के पहले आपका फ्लक्स मेल्ट होना बहुत जरूरी है। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेस। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है दैट ड्यूरिंग द जॉइनिंग प्रोसेस कार्बन एंड द निकल अलॉय नो फ्लक्स इज यूज। देखिए आप जब इसको कार्बन और निकल के अलॉय का जब यूज़ कर रहे हो तो आपको फ्लक्स का यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ कार्बन और निकल इटसेल्फ एक्टिंग एज ए डी ऑक्सीडाइजर। तो ये खुद ही फ्लक्स का काम कर रहे हैं उस प्रोसेस में, निकल और कार्बन। तो आपको इस निकल और कार्बन जब आप वेल्ड कर रहे हो तो आपको फ्लक्स का अप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये फ्लक्स कौन से होते हैं, इसका नाम होता है बोरैक्स। ओके, द बोरैक्स इज द कॉमनली यूज्ड फ्लक्स ड्यूरिंग द गैस वेल्डिंग ऑफ ऑल अदर मेटल्स। ओके, तो इसे क्या कहते हैं, बोरैक्स। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा आपको एमसीक्यूज में तो कौन सा नेम होता है फ्लक्स पाउडर का, तो वो होता है बोरैक्स। उसके बाद फिलर रॉड के बारे में देखते हैं यूजिंग इन गैस वेल्डिंग। इस गैस वेल्डिंग के समय आपको कुछ फिलर रॉड भी यूज़ करना पड़ेंगे अगर इसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हुआ तो। ओके, फंक्शन क्या है, इट सप्लाइज एडिशनल मोल्टन मेटल टू द वेल्ड बिट और प्लेट। ये क्या करता है, एडिशनल मोल्टन मेटल सप्लाई करता है। मान लीजिए अगर 5 mm का गैप होगा तो ऑब्वियसली आप ज्वाइन कैसे करोगे उसे, है ना। उसके बीच में आपको कुछ ना कुछ तो उसी पैरेंट मेटल के सिमिलर जो आपका मटेरियल है वो उसे फिल करना पड़ेगा। तो वो फिल करने का काम करता है ये वेल्डिंग रॉड। वेल्डिंग रॉड आपने देखा गया होगा कैसा दिखाई देता है, आप किसी भी वेल्डर के पास जाकर देख सकते हो। Whenever the thickness of the plate to be joined is less than the 5 mm, we can use a square joint, so no extra metal is to be required, no filler rod is to be required. But when the thickness is greater than 5 mm, same type of joint like O or V joints, you have to use this filler metal. So because of joint preparation, some amount of gap is present between these joints for the additional molten metal to be supplied. तो इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि इसके डेंसिटी जो है वो फिलर रॉड मेटल से नियरली इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक साथ ले तुरंत मिक्सअप होना चाहिए, है ना। जैसे कि प्रीवियस केस में हमने क्या देखा था, फ्लक्स का डेंसिटी और पैरेंट मेटल का मटेरियल का जो डेंसिटी है वो अलग अलग होना चाहिए था, क्योंकि वो उसका मिक्सअप ना हो। लेकिन यहाँ पे आपको जॉइंट प्रोड्यूस करना है, तो जॉइंट प्रोड्यूस करना है तो आपको डेफिनेटली पैरेंट मेटल के साथ इसको मिक्सअप कर देना पड़ेगा तुरंत। तो इसका पैरेंट मेटल का जो टेम्परेचर होगा वही आपको फिलर मेटल का टेम्परेचर रखना पड़ेगा नियरली इक्वल। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फिलर रॉड मटेरियल मस्ट बी लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पैरेंट मेटल। ओके, तो पैरेंट आपका जल्दी से मेल्ट हो जाना चाहिए। पैरेंट मेटल के पहले आपका फिलर रॉड मेल्ट होना चाहिए। द लिक्विड मोल्टन मेटल ऑफ द फिलर रॉड कैन बी रेडिली मिक्सड विद द मोल्टन मेटल पैरेंट मटेरियल। तो आपका ये जो लिक्विड मोल्टन मेटल है वो रेडिली इजीली मिक्स हो जाना चाहिए। ओके, आपको एक्स्ट्रा उसके लिए एफर्ट नहीं होना चाहिए, आपको लगाना ना पड़े। द लिक्विड मोल्टन मेटल ऑफ द फिलर रॉड शुड बी एबल टू रेडिली स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द वेल्ड बिट। तो इसने कि नहीं तुरंत आपके सरफेस पे इसने स्प्रेड हो जाना चाहिए, फैल जाना चाहिए पूरे बीड के ऊपर। और द विस्कोसिटी ऑफ द मोल्टन मेटल ऑफ द फिलर रॉड मस्ट बी एज विल एज पॉसिबल। तो आपकी जो विस्कोसिटी है वो जितनी कम होगी उतना ज़्यादा इसका अच्छे से फ्लो होगा इस वेट बीड के ऊपर। ओके, तो ये रही कुछ टेक्निकल बातें फिलर रॉड। उसके पहले हमने देखा फ्लक्स क्या होती है, फ्लक्स पाउडर क्या होती है। उसके पहले हमने देखा कि गैस वेल्डिंग कैसी होती है, गैस वेल्डिंग में कौन से गैस यूज़ की जाती है, तो वो है ऑक्सीजन और ऑक्सी एसिटिक। अब इस दोनों के मिक्सर के करने के बाद आपको कुछ इसके फ्लेम्स है वो अलग अलग मिलते हैं।
जो न्यूट्रलाइज, कार्बोडाइज और ऑक्सीडाइज, ये उसके 3 टाइप होते हैं। ओके, एक नोट याद कर दीजिए कि लो कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील जो होते हैं वो ब्रास होता है, तो इसमें आपको फिलर मटेरियल यूज़ करना ही पड़ता है। ओके, अगर लो कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील हुआ तो इसको आपको फिलर मटेरियल का यूज़ करना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर के बारे में आपको अगर कोई भी डाउट्स हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर क्लासरूम पे पूछ सकते हो। ओके, तो आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग मटेरियल। ओके, वेल्डिंग टाइप्स।